की एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के बीच सीजफायर फंस गया है। सीजफायर पर यूएस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। ब्लैक सी पर रूस ने नई शर्तें जोड़ दी है। यह रूबियो की तरफ से कहा गया। रूस की शर्तों की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी जाएगी। तो देखिए, कुल मिलाकर आसार जो हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि युद्ध विराम नहीं होगा और कहीं ना कहीं ये अमेरिका से कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, आइए आपको बताते हैं कि मार्को रूबियो दरअसल क्या दावा कर रहे हैं। दावा क्या है? युद्ध विराम में अभी कुछ वक्त लगेगा। ब्लैक सी पर रूस ने नई शर्तें जोड़ी हैं। अमेरिका रूस की शर्तों पर विचार कर रहा है, यह मार्को रूबियो ने बताया है। ब्लैक सी में कार्गो शिप पर हमला न करने पर सहमति बन गई है। रूस की नई शर्त देखिए क्या है। कृषि उत्पादों के निर्यात से प्रतिबंध हटाया जाए, सैंक्शंस हटें। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जरूरी बात क्या है? 2022 में अमेरिका तुर्की ने ब्लैक सी पर मध्यस्थता की थी ताकि यूक्रेन को अनाज निर्यात में अनुमति मिल सके। 2023 में रूस ने समझौते से खुद को अलग कर लिया था। कृषि उत्पादों के निर्यात में कठिनाई की थी शिकायत। ये सारी बातें मनीष क्या इस ओर इशारा कर रही हैं कि रूस इस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन में और पुतिन जो चाह रहे हैं वो मनवाते नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जमीन पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों जगह रूस आज की तारीख में बेहद स्ट्रांग पोजीशन पर है और यही वजह है कि शांति की कोई भी कोशिश जो है वो युद्ध की रूस के शर्तों के बगैर संभव ही नहीं हो सकता है। जमीन पर देखें तो 4 प्रांतों पर उनका कब्जा हो चुका है। इसके अलावा रूस के पास हथियारों की आज भी कमी नहीं है। ये बात अब सब मानता है कि अमेरिका हो या नाटो, जब वो हथियारों की कमी का सामना कर रहे हैं उस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे रूस के जो हथियार भंडार है वो कम नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस की बातों को लेकर अब अमेरिका भी सहमति दिखा रहा है। ब्लैक सी को लेकर जो डील हो रही है, क्योंकि अब अमेरिका को भी लग रहा है कि एक लेवल के बाद अगर अफ्रीकी और दूसरे देशों में अनाज नहीं पहुंचा तो फिर अमेरिका के खिलाफ, पश्चिमी देशों के खिलाफ जो है सो रिश्ते खराब हो सकते हैं और इसीलिए वो रूस की शर्तों पर ब्लैक सी डील को भी आगे बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर यह है कि इस वक्त पुतिन के दोनों हाथ में लड्डू हैं और सर कढ़ाई में है और यही बात जो है यूरोपीय देशों को और यूक्रेन को हजम नहीं हो रही है। बिल्कुल, और यही वजह है कि वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं ताकि यूक्रेन को और भी ज्यादा मदद पश्चिमी देशों से मिल पाए। और देखिए, इन सब के बीच मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि गाजा में कैसे विध्वंस मचा हुआ है, इससे जुड़ी खबर है। आईडीएफ की तरफ से जो ताजा कार्रवाई की गई, गाजा में हमास के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। गाजा के दूसरे इलाके में भी हमास का विरोध प्रदर्शन। देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि लगातार हमास के खिलाफ ऐसी आवाजें पहले भी उठी हैं, लेकिन हमेशा बहुत छोटे लेवल पर, हमेशा बहुत छोटे ग्रुप्स हैं। और अभी भी अगर आप देखें लगातार ऐसी जो सवाल, ऐसे जो प्रदर्शन है वो उसका स्तर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक इजराइल भी चाहता है कि हमास के खिलाफ विद्रोह गाजा में ही सबसे पहले स्टार्ट हो, ना वो वेस्ट बैंक में शुरू हो। और यही वजह है कि लगातार इजराइल उन आवाजों को ज्यादा प्रोवोक भी करा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि हमास का वजूद, हमास की जड़ें कमजोर हो गई हैं गाजा के अंदर। हमास अब भी बहुत ज्यादा मजबूत है। हमास अभी भी लगातार वहां पे डोमिनेट करता है, लगातार उनको रूल करता है। और यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि वहां के लोगों के अंदर ही ये आवाज उठे, लेकिन ऐसा बहुत जल्दी हो पाना, करना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये जरूर है कि हमास अब लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों के एयर स्ट्राइक्स में हमास को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इजराइल द्वारा। बिल्कुल सही बात है। और गाजा में जो इस वक्त हालात हैं, एक बार फिर जबरदस्त बड़े पैमाने पर विध्वंस होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग ऐसे जाहिर हैं होंगे ही गाजा के अंदर जिनको ये लग रहा होगा कि काश 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने वो बर्बर हमला ना किया होता, जिसके बाद पूरा गाजा बर्बाद हो गया इजरायली हमले में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।